मेरा नाम संजय मिश्रा है। मैं रांची शहर में सबसे ओल्डेस्ट मतलब पढ़ाने वाला कॉमर्स का ये 1985 से पढ़ा रहा हूँ। मिश्रा कॉमर्स क्लासेज मेरा इंस्टीट्यूट था बनाया हुआ। आज 39 ईयर्स हो चुका है। मैं इधर पतंजलि आईएएस एकेडमी इसमें जुड़ा हूँ, इससे जुड़ा था। और इसमें टीजीटी पीजीटी जेट जेटेट वगैरह का क्लासेज ये 2 साल से इधर पढ़ा रहा हूँ। पतंजलि आईएएस एकेडमी आपको एक जाना माना नाम है। ये इसके निदेशक हैं डॉक्टर संजय कुमार तिवारी। और इनके निर्देशन में ये इंस्टीट्यूट 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिलवा चुका है। यहाँ पर आपको जेपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विस, बीपीएससी, जेटेट, पीजीटी, टीजीटी, नेट, बैंकिंग और वगैरह वगैरह बहुत तरह का यहाँ कोर्स कराया जाता है। लास्ट में 2 साल पहले ही जेपीएससी से 16 डीएसपी यहाँ बने थे। तो ये इंस्टीट्यूट जो था जॉब दिलाने में अभी पूरे झारखंड में सबसे सर्वोपरि रहा है। वर्तमान समय में ये इंस्टीट्यूट पतंजलि आईएएस एकेडमी आपको जेट का जो झारखंड गवर्नमेंट अभी हाल में लाई है कि जो भी अगर व्याख्याता बनना चाहते हैं, एमकॉम किए हैं, एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, वे जेट का एग्ज़ाम पास करके आप उसमें किसी भी झारखंड के कॉलेज में वो मतलब शामिल हो सकते हैं व्याख्याता के रूप में। तो जेट वगैरह जो था, जेट का कोर्स अभी रिसेंट में यहाँ 1-2 दिन के बाद ही सभी फैकल्टीज के शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। भाग लीजिए। अगर आप एमकॉम किए हैं, आपको शौक है कि लेक्चरर बनने का, तो आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप इसमें आपको 2.5 महीना 2 महीना जो भी लगेगा कोर्स वगैरह वो पूरा कराया जाएगा। इससे आप सेलेक्ट होंगे तो बहुत बेहतर लगेगा, इंस्टीट्यूट को भी अच्छा लगेगा, आपका भी जब जॉब आ जाएगा तो आपका नाम भी खूब होगा। तो कहने का मतलब है कि अभी जो है वो जेट का मतलब तैयारी कराने के लिए ये 1-2 दिन में आपको इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से यहाँ पर जेट का तैयारी करा रहा हूँ। मैं भी इतने लंबे वर्षों से 39 ईयर से पढ़ा रहा हूँ कॉमर्स का। इंटर, बीकॉम, एमकॉम, सीबीएसई वगैरह जो भी बीबीए वगैरह है, सब तरह के कोर्सेज वगैरह कराता हूँ। तो इसमें तो नेट भी मैं कई काफ़ी वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो नेट में आज आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि ये जेट जो है वो आपको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो उसमें आपका क्या सिलेबस दिया गया है कॉमर्स वगैरह पेपर में। तो इसमें 2 पेपर हैं। एक पेपर आपको इंस्टीट्यूट से पढ़ाया जाएगा और एक मैं पढ़ाऊँगा जैसे ये आपको दूसरा पेपर जो है वो आपको कॉमर्स का है। कॉमर्स में आपको 10 पेपर्स है। ठीक है। तो अभी 10 पेपर्स क्या क्या है उसके बारे में आपको कुछ मतलब जानकारी दे रहा हूं। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए पॉइंट नंबर 1। देखिए पहला पेपर है आपको व्यावसायिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार तो ये आपको बहुत लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं उन लोग के लिए भी है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस ये आपको पेपर 1 ये थ्योरी पेपर है। ठीक है।
आइए पॉइंट नंबर 2 देखिए। लेखांकन एवं अंकेक्षण। लेखांकन एवं अंकेक्षण, या इसको इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये अकाउंटिंग पेपर में आपको कई पार्ट है इसका। इसमें आपको पार्टनरशिप अकाउंट है, इसके अलावा इसमें आपको कारपोरेट अकाउंटिंग है, कारपोरेट अकाउंटिंग के अलावा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब आता है। तो ये मतलब तीनों पार्ट है इसका। ऑडिटिंग ये आपको थ्योरी पेपर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपको व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र, या हम लोग इसको कह सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपको, ये भी थ्योरी पेपर वगैरह है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको है व्यावसायिक वित्त, या इंग्लिश मीडियम वालों के लोग के लिए बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये भी आपको थ्योरी पेपर वगैरह में आ जाता है। फिफ्थ पेपर है इसका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च होगा, या आपको क्या बोले हिंदी में। देखिए व्यावसायिक सांख्यिकी, एवं अनुसंधान। व्यावसायिक सांख्यिकी एवं अनुसंधान, या इसको कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम लोगों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। मेथड, विधि ऊपर लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 में आता है बैंकिंग एवं वित्तीय संस्था, या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सातवां नंबर है व्यावसायिक प्रबंध एवं ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन मानव संसाधन। 8 नंबर है व्यवसाय
व्यवसाय के कानूनी पहलू, व्यवसाय के कानूनी पहलू, या आपको इसको लीगल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस। 9 नंबर है तो इनकम टैक्स, लिखे आयकर, आयकर एवं निगम कर, निगम कर, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स। और एक 10 नंबर है लास्ट में, एक और है, लिख लीजिए हिंदी में तो बाजार प्रबंध, लिख बाजार प्रबंध, या इसको हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आपको टोटल 10 पेपर्स वगैरह, ठीक है। ये आपको क्लास, या 1-2 दिन में ये सबका क्लास आपको शुरू होने जा रहा है। तो आपको जो क्लास जब स्टार्ट होगा तो आपको मतलब ये शुरू का 2 पेपर एक साथ पढ़ाऊँगा, इधर पे ख़त्म होगा तो फिर अगला, इस तरह से करके। या इधर जो न्यूमेरिकल टाइप का पेपर वगैरह है उसमें कुछ ज़्यादा क्लास देंगे, और थ्योरी वगैरह है इसके बाद आपको कम देंगे। तो थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे दे रहे हैं, जैसे आज आपको एक पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा कर दिखा रहे हैं कि कैसा लगता है आपको पढ़ाई वगैरह ऐसे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें। एक बार हेडिंग दे दीजिए इसका, पेपर 2, पेपर 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग या निगम लेखा, लेखा। आपको ये जेट का जो पढ़ाई होगा, आपको दोनों मीडियम के लिए पढ़ाई होगा। या आपको हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए हिंदी में भी रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए इंग्लिश में रहेगा। तो दोनों तरह का आपको उस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, ट्रांसलेट करके आपको बता दें, ठीक ना। तो आज आप लोग को ये थोड़ा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में जरा सा बताते रहेंगे क्वेश्चन। एक चैप्टर है, आपको देखिए, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, या आपको इसको हम लोग बोल सकते हैं अंश का निर्गमन, अंश का निर्गमन, अंश का निर्गमन। देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है, तो किसी भी कंपनी के पैसा जुटाने का या पैसा पाने का 2 सोर्सेज होता है। एक तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी, और दूसरा कंपनी जब शेयर इशू का ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो क्या करेगी,
पब्लिक से लोन लेगी और बदले में वो उसको मतलब एक डॉक्यूमेंट देगी जिसको हम लोग डिवेंचर कहते हैं। तो इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर दो मेन कंपनी का फाइनेंस जुटाने वाला साधन है या फैक्टर्स ही सब है। तो आइए जिसे है ना हम शेयर क्या होता है इसके बारे में एक बार देखिए। फर्स्ट पॉइंट एक बार देखिए, शेयर्स। शेयर्स अंश किसके तो अंश। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिखिए फिर इंग्लिश में लिखा देते हैं। कंपनी की पूंजी, कंपनी की पूंजी कई हिस्सों में बटी होती है। कंपनी की पूंजी कई हिस्सों में बटी होती है। पूर्ण विराम। प्रत्येक भाग या हिस्से को, प्रत्येक भाग या हिस्से को अंश कहा जाता है। अंश कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख लीजिए अगर लिखिएगा तो। द कैपिटल ऑफ कंपनी, द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड्स इन, the capital of company divides in different part, full stop, every part is called, every part is called shares, every part is called shares। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल X Limited has, X Limited has capital rupees 1 lakh, X Limited has capital rupees 1 lakh, 1 lakh divides in 10,000 parts of rupees 10 each, divides in 10,000 parts of rupees 10 each, full stop। Here rupees, here 10,000 parts will be called shares, 10,000 parts will be called shares। ठीक है, देखिए तो कंपनी का एक लिमिट होता है ना कि वो कंपनी जो है वो मार्केट में कितना तक शेयर जुटा सकती है। तो कंपनी का आर्टिकल्स में इसका उल्लेख रहता है, या मतलब कंपनी का आर्टिकल में यह मतलब दिया रहता है कि आपको किसी भी कंपनी का वो शेयर पर शेयर क्या होगा और कितना उसका पूंजी होगा, पेड अप कैपिटल इसका कितना होगा, तो चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल। तो उसी के आधार पर जितना उसका पेड अप कैपिटल वगैरह रहेगा उसी उतना ही शेयर, उसी के अनुसार शेयर वो कंपनी मार्केट में जारी कर सकती है। तो इसको हम लोग शेयर कहते हैं। अब एक बार पॉइंट नंबर 2 में आ जाए, इशू ऑफ शेयर, शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। हिंदी में इसको लिख सकते हैं समता अंश पर निर्गमन, समता अंश पर निर्गमन। थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं, देखिए पहले इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में लिखा सकते हैं। व्हेन शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी, व्हेन शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी at face value, shares are issued by company at face value, at face value is called issue of share at par, issue of share at par। अब आइए इसको हिंदी में कर लीजिए, लिखिए किसी कंपनी का, किसी कंपनी के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा जब अंकित मूल्य पर, जब अंकित मूल्य पर अंश निर्गमित किए जाते हैं, अंश निर्गमित किए जाते हैं तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं।
तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहते हैं। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए समझने के लिए। अब ये अंकित मूल्य सब क्या होता है लिखिए। द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर is rupees 10, is rupees 10 and issued by company at rupees 10, issued by company at rupees 10। बोलिए तो पैराग्राफ हिंदी में अगर लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं। किसी कंपनी के प्रति अंश मूल्य, प्रति अंश अंकित मूल्य, प्रति अंश अंकित मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया है और कंपनी 10 रुपया प्रति अंश के हिसाब से, 10 रुपया प्रति अंश के हिसाब से बाजार में अंश निर्गमन करती है, अंश निर्गमन करती है, तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहेंगे, तो इसे समता अंश पर निर्गमन कहेंगे। थर्ड पॉइंट, तीसरा टर्म इसका लिख लीजिए। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिमूल्य, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, पर अंशों का निर्गमन, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। निर्गमन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। पहले इंग्लिश में लिख रहे फिर हिंदी में लिखा दिए। When shares are issued by company, when shares are issued by company at more than face value, at more than face value is called issue of share at premium, is called issue of share at premium। हिंदी में एक बार लिखेगा तो इस पर लिख सकते हैं। जब कंपनी के द्वारा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंश निर्गमित किए जाते हैं, अंश निर्गमित किए जाते हैं, तो इसे अधिमूल्य पर निर्गमन कहते हैं, तो इसे अधिमूल्य पर निर्गमन कहते हैं, अधिमूल्य पर निर्गमन कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। पहले इंग्लिश में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, the face value of one share, the face value of one share is rupees 10, and issued by company at rupees 12, full stop। Here rupees 2 will be premium, here rupees 2 will be premium। हिंदी में एक बार लिखिएगा तो लिखिए। जब मान लिया कोई कंपनी 10 रुपया अंकित मूल्य वाले अंश को, 10 रुपया अंकित मूल्य वाले अंश को 12 रुपये में निर्गमित करती है, या 12 रुपये में निर्गमित करती है।
तो 2 रुपया प्रीमियम या अधिमूल्य कहलाएगा। तो 2 रुपया प्रीमियम या अधिमूल्य कहलाएगा कहलाएगा। अब आइए फोर्थ पॉइंट पर देखिए, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट छूट पर निर्गमन। छूट पर निर्गमन। देखिए, ये आपको डिस्काउंट पर जो इशू जो था, ये आपको लगभग 40-50 साल से ये चला आ रहा था, ठीक है। लेकिन हाल में ये 2 साल, 2 या 3 साल हुआ होगा, तो उस समय उस 2 या 3 साल के पहले ये आपको इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया थी कि कोई कंपनी अब अंश को या शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपको अब पढ़ाई नहीं होता है, अब इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लिखा दिए हैं, डिस्काउंट का मतलब है, ऐसे फिर भी समझ सकते हैं डिस्काउंट जैसे 10 रुपये का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब या फेस वैल्यू का मतलब होता है ये आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो दर्ज रहेगा पर शेयर कंपनी का, उसी को हम लोग फेस वैल्यू या अंकित मूल्य कहते हैं। तो अब जैसे 10 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये का शेयर को अगर कंपनी 9 रुपये में करती है, 8 रुपये में करती है, तो उसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं। लेकिन डिस्काउंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, इसलिए इसको आपको खासकर इशू ऑफ शेयर या शेयर चैप्टर में ये पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। इसको बनाना भी नहीं है, इसमें पढ़ना नहीं है इसमें। लेकिन यही चीज़ अगर आप डिवेंचर में जाइएगा तो डिवेंचर पर रोक नहीं लगा हुआ है। डिवेंचर में भी आपको इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, वो तीनों आएगा, ठीक है, शेयर में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 5 में कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, याचना का रुपया। याचना का रुपया बकाया होना। बकाया होना। याचना का रुपया बकाया होना। इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखी हुई है। पहले इंग्लिश, पहले हिंदी में लिख ली, फिर इंग्लिश में लिखा। कभी 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 अंशधारियों के द्वारा, कभी कभी अंशधारियों के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा याचना का रुपया, याचना की संपूर्ण राशि, याचना की संपूर्ण राशि भुगतान नहीं की जाती है। भुगतान नहीं की जाती है, या आवंटन की राशि, आवंटन की राशि भुगतान नहीं की जाती है, तो इसे बकाया राशि कहते हैं। तो इसे बकाया राशि कहते हैं। बकाया राशि कहते हैं। अभी आपको बताएंगे डिटेल में इसके बाद आवंटन क्या होता है, याचना क्या होता है, ये सब है ना। तो इंग्लिश में एक बार इसको पहले कर दीजिए। व्हेन शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, व्हेन शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी do not pay total money of call and allotment, total money of call and allotment, then arrear amount is called, arrear amount is called calls in arrear, calls in arrear। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर एक लाइन में अगर करिएगा तो लिख लीजिए, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड इशूड
X Limited issued 5,000 shares, 5,000 shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, comma rupees 4 on first and final call. Rupees 4 on first and final call. Full stop. A shareholder who does not pay 400 shares of first and final call. 400 shares of first and final call. Full stop. Here 400 शेयर्स इंटू ₹4, फर्स्ट फाइनल कॉल का रेट है 4 रुपये। 400 शेयर्स इंटू गुना का चिन्ह दीजिए ₹4 बराबर ₹1600 विल बी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। हिंदी में भी इसको कर सकते हैं, 2 लाइन में अगर करिएगा तो कर लीजिए, शॉर्ट में करा देना। एक कंपनी ने 5,000 अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए। एक कंपनी ने 5,000 अंश 10 रुपये वाले निर्गमित किए, जिसमें 4 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना का था। जिसमें 4 रुपया प्रथम एवं अंतिम याचना का था। पूर्ण विराम। एक अंशधारी 400 अंश प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया तो 400 गुना 4 बराबर 1,600 रुपये। 400 गुना 4 बराबर 1,600 रुपया बकाया राशि कहलाएगी। 6 नंबर एक बार लिख लीजिए सर। फॉरफीचर ऑफ शेयर। अंशों की जब्ती। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, हिंदी में ही पहले लिख लीजिए, उसके बाद इंग्लिश में लिखा। लिखिए कभी कभी अंशधारी के द्वारा शेयर जो खरीदता है उसको अंशधारी कहते हैं। कभी अंशधारी, इसको इंग्लिश में शेयर होल्डर कहते हैं। कभी अंशधारी के द्वारा, एक मिनट, कभी अंशधारी के द्वारा आवंटन या याचना का संपूर्ण राशि नहीं भुगतान किया जाता है। पूर्ण विराम। जितनी राशि नहीं भुगतान की जाती है, उन्हें बकाया राशि या कॉल्स इन एरियर कहते हैं। पूर्ण विराम। कंपनी के द्वारा ऐसे बकाया अंशों के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है। एक नोटिस या सूचना जारी किया जाता है। नोटिस जारी किया जाता है
कि वे अपने अंशों का भुगतान कंपनी द्वारा तय किए गए तिथि के अंदर कर दें, अन्यथा उनके अंश वापस ले लिए जाएंगे, पूर्ण विराम। जब अंशधारी निश्चित समय के भीतर अंशों का रुपया भुगतान नहीं करते हैं, तो कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है, पूर्ण विराम। इसे अंशों की जब्ती कहते हैं, या बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। वापस ले ली, आपको शेयर बेच दी उधार, अब बाद में आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको टाइम दिया है, फिर कंपनी वापस ले लेगी और उसको फिर किसी और को रीसेल कर देगी, पुनर्बिक्री कर देती है सर। अब आइए थोड़ा सा 2-3 लाइन इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, 2-4 लाइन। इन केस ऑफ कॉल सिनेरियो, on allotment or call money, company gives notice to the shareholder, comma, if they do not pay, within a certain date of arrear amount, then company buy back their arrear share. Full stop. It is called forfeiture of share. Forfeiture of share. तो ये आपको अभी थोड़ा सा टर्म वगैरह सब कुछ बता होता है, ठीक ना। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कैपिटल जो होता है, कंपनी का कैपिटल का क्या क्या प्रकार होता है, कितने तरह का कैपिटल होता है, लिख लीजिए ऊपर। काइंड्स ऑफ कैपिटल, या आपको पूंजी के प्रकार, नेट वगैरह में ज़्यादातर होता है, या नेट या जेट बोलिए, इसमें ज़्यादातर आपको इसी टाइप से थ्योरी वगैरह होता है। बहुत बड़ा बड़ा आपको न्यूमेरिकल इसमें बनाने का काम नहीं, टाइम बर्बाद करने का। तो आपको इसमें पूरा एक्चुअल में शेयर वगैरह चैप्टर का जितना बेसिक चीज़ होना चाहिए वो आपको इसमें जानकारी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए काइंड्स ऑफ शेयर में सबसे पहले ए नंबर लिखें, ऑथराइज कैपिटल, या इसको हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं, अधिकृत पूंजी। पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री या इंटर का जो होगा उसमें भी शेयर आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन वो दूसरा पढ़ाई होता है, और आपको ये नेट या जेट के लिए इसका पढ़ाई आपको दूसरा चाहिए।
ठीक है। इसमें आपको चाहिए एक्चुअल में बेसिक टर्म वगैरह को का बढ़िया से जानकारी आपको, जबकि इसके ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या इंटर उंटर इस तरह में आप लोग जो ये जो पढ़ते होंगे इसका डिटेल में न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन उसे से बनाते हो ना पे, लेकिन आपको नेट में इसमें उतना ज़्यादा नहीं। आप एक मतलब है सारा जितना नेट का सिलेबस है उसका आपको कम से कम बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए, क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आपका आता है। ठीक है, तो आइए ऑथराइज कैपिटल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। दो पहले एक बार इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में। अच्छा ये हिंदी में पहले लिख। देखिए कंपनी की कुल पूंजी को, कंपनी की कुल पूंजी को, कंपनी की कुल पूंजी को अधिकृत पूंजी कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं। पूर्ण विराम। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कंपनी जितनी पूंजी से रजिस्ट्रेशन कराती है, जितनी पूंजी से रजिस्ट्रेशन कराती है या कंपनी के पार्षद अंतर नियम में, कंपनी के पार्षद अंतर नियम में कंपनी की कुल पूंजी का जितना जिक्र होता है, जितना जिक्र होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। पूर्ण विराम। इसे रजिस्टर्ड या अवास्तविक पूंजी, रजिस्टर्ड या अवास्तविक पूंजी भी कहते हैं, अवास्तविक पूंजी भी कहते हैं। पूर्ण विराम। इंग्लिश में इसको लिखिएगा तो लिखिएगा टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी is called authorized capital, is called authorized capital, full stop. It is also called, it is also called registered or nominal capital, registered or nominal capital, full stop. Total capital of company, total capital of company is appeared in articles of association, articles of association, फुल स्टॉप। अब आइए एक बार इसका एग्जाम्पल बोलिए तो बता देते हैं एक लाइन का एग्जाम्पल। लिखेगा तो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड हैज, एक्स लिमिटेड हैज authorized capital, authorized capital rupees 5 lakh, 5 lakh divided into, divides into 50,000 shares, 50,000 shares of rupees 10 each. Full stop. Here rupees 5 lakh will be authorized capital. Here rupees 5 lakh will be authorized capital. इंग्लिश में हो गया। अब हिंदी में लिखिएगा तो दो एक लाइन लिख लीजिए। मान लिया एक्स कंपनी लिमिटेड की कुल पूंजी अंतर नियम में 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है जो 10 रुपये वाले, जो 10 रुपये वाले 50,000 अंशों में बटा है, 50,000 अंशों में बटा है, तो 5 लाख रुपया अधिकृत पूंजी कहलाएगा, अधिकृत पूंजी कहलाएगा। आइए पॉइंट नंबर बी लिखिए। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी,
निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी। थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, पहले हिंदी में लिखे, पहले हिंदी। अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए, जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है, तो इसे निर्गमित पूंजी कहते हैं, तो इसे निर्गमित पूंजी कहते हैं। पूर्ण विराम जैसे, जैसे कि डैश के नीचे लाइन से लिखिए, उपरोक्त 50,000 अंशों में से, उपरोक्त 50,000 अंशों में से 40,000 अंश, 40,000 अंश कंपनी ने जारी किए, जारी किए, तो 40,000 अंश गुना 10 रुपया, 40,000 अंश गुना 10 रुपया बराबर 4 लाख रुपया निर्गमित पूंजी कहलाएगा, निर्गमित पूंजी कहलाएगा। अब आइए थोड़ा सा इंग्लिश में इसको देख लीजिए। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, issued capital is the part of authorized capital, part of authorized capital which are issued by company to public for purchase of shares, purchase of shares। फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 50,000 शेयर्स, आउट ऑफ 50,000 शेयर्स कंपनी इशूज 40,000 शेयर्स, कंपनी इशूज 40,000 शेयर्स, फुल स्टॉप। हियर 40,000 शेयर्स इंटू ₹10, आपको 10 रुपया ऊपर ऑथराइज में है, 40,000 शेयर्स इंटू ₹10 इक्वल टू ₹4 लाख विल बी इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। थर्ड पॉइंट में आइए, सी, पेड अप और कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। चुकता, चुकता या याचित पूंजी, चुकता या याचित पूंजी लिखिए। पहले हिंदी में लिखिए। निर्गमित पूंजी का वह भाग, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे क्रय करने के लिए जनता आमंत्रित करती है, जिसे क्रय करने के लिए जनता आवेदन भेजती है, आवेदन भेजती है, उसे याचित पूंजी, उसे याचित पूंजी कहा जाता है, याचित पूंजी कहा जाता है। पूर्ण विराम, जितना अंश जनता क्रय कर लेती है, जितना अंश जनता क्रय कर लेती है उसे चुकता पूंजी कहते हैं, उसे चुकता पूंजी कहते हैं, चुकता पूंजी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल,
Called up or paid up capital is the part of. Called up or paid up capital is the part of issued capital. Issued capital. Issued capital which are invited. Which are invited to public. To public. Full stop. Paid up capital. Paid up capital is part of called up capital. Part of called up capital purchased by public. Purchased by public. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए. पहले हिंदी में लिख लीजिए फिर इंग्लिश में लिखिए. कंपनी ने 40,000 अंश जारी किए. कंपनी ने 40,000 अंश जारी किए लेकिन जनता के द्वारा 30,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आया. जनता के द्वारा 30,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आया. तो 30,000 गुना 10 रुपया बराबर 3 लाख रुपया. 3 लाख रुपया याचित पूंजी कहलाएगा. 3 लाख रुपया याचित पूंजी कहलाएगा. कौन विराम. पैराग्राफ चेंज करके. अब जनता पूरा 30,000 शेयर क्रय कर ली. अब जनता पूरा 30,000 शेयर क्रय कर ली तो इसे चुकता पूंजी कहा जाएगा. तो इसे चुकता पूंजी कहा जाएगा. अर्थात 30,000 गुना 10 बराबर रुपीज 3 लाख चुकता पूंजी होगा. चुकता पूंजी होगा. इंग्लिश में इसको कर लीजिएगा तो कर लीजिए तो लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल कंपनी issued 40,000 shares. Company issued 40,000 shares, but application were received from public. Only 30,000 shares. Only 30,000 shares. Full stop. So 30,000 shares into rupees 10. 30,000 shares into rupees 10 equal to rupees 3 lakh will be called up capital. Called up capital. Full stop. If public purchase 30,000 shares. If public purchase 30,000 shares. So 30,000 shares into rupees 10. 30,000 shares into rupees 10 equal to rupees 3 lakh will be paid up capital. Will be paid up capital. तो ये आपको काइंड्स ऑफ कैपिटल है. अब इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का, जैसे मान लीजिए कि देखिए 50,000 शेयर कंपनी का है. 50,000 शेयर में कंपनी इशू की 40,000 शेयर का. अब आपको कंपनी के पास अभी 10,000 शेयर जो नहीं इशू किया गया है उसको हम लोग अनइशूड शेयर कहते हैं. अनइशूड शेयर या आपको मतलब न जारी की हुई पूंजी. ठीक है. तो ये सब हल्का फुल्का टर्म है आपको ये सब चीज़ का. तो इसका आपको फिर नेक्स्ट बार जब इसका पढ़ाई होगा शेयर वोर का, कुछ बैलेंस शीट वगैरह चेंज, अधिकतर बैलेंस शीट वगैरह आपको बदल चुका है. न्यू बैलेंस शीट अब बन गया है. पुराना बैलेंस शीट आपको खत्म हो चुका है. नए बैलेंस शीट के अनुसार आपको कौन कौन सा आइटम किस में जाता है ये सब चीज़ जानकारी होगा.
और कुछ दिया जाएगा आपको। इसके अलावा आपको फिर नेक्स्ट क्लास का भी इसका जब होगा, बिगनिंग होगा, पढ़ाई होगा अच्छा से, तो उस केस में आपको इसका डिटेल पूरा जान सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको ये करना था कि नेट का टोटल कोर्स अभी जेट में कर दिया, जेट या झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें आपको लेक्चरर बनने के लिए एक अवसर है आपके पास, 2-2.5 महीने का समय है। आप चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, ये 39 ईयर्स हो चुका है मुझे पढ़ाए हुए, ठीक है। और तो उसी के अनुसार से आपको बहुत बेहतर तरीक़े से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आए या नहीं आए, ठीक है, या आपको बनना है कि नहीं बनना है। तो अगर आपको वास्तव में एग्ज़ाम देना है लेक्चरशिप के लिए, तो जेट के लिए, तो आप पतंजलि आईएएस एकेडमी, ये आपको, अब इसका मतलब हेड ऑफिस है, ये आपको हरिओम टावर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में इसका ऑफिस है, ठीक है। उस ऑफिस में आप जाके आके कंसल्ट कर सकते हैं। और इसका क्लासेज वगैरह ऊपर फ्लोर में होता है, ठीक है। ऊपर फ्लोर है, आपको दूर से ही दिखेगा आपको पतंजलि आईएएस एकेडमी लिखा हुआ है। इसके मतलब डॉक्टर संजय कुमार तिवारी हैं, उन्हीं के निर्देशन में ये सारा चीज़ चलाया जा रहा है। अलग अलग सभी विषयों के यहाँ पर शिक्षक वगैरह हैं, आपको बहुत टैलेंटेड शिक्षक हैं, एक से एक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब आइए अपना, अब आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप फैसला लेना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों को लाइन इसका काट रहे हैं, ठीक है, ओके।